फिफ्थ सेंचुरी सीई में वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल के बाद यहाँ के ग्रीक और रोमन लर्निंग सेंटर्स और स्कॉलर्स बिजेंटाइन एम्पायर का पार्ट हो चुके थे, जिसके बाद बिजेंटाइन एम्पायर, जिसे ईस्टर्न रोमन एम्पायर के नाम से भी जाना जाता है, उसने इस क्लासिक एंटीक्विटी कल्चर को सदियों तक अपने प्रोटेक्शन में प्रिजर्व रखा। जबकि इसके अपोजिट वेस्टर्न यूरोप साइंटिफिक एडवांसमेंट की कमी के कारण कुछ डेकेड के लिए डार्क एज में गुम हो गया। वहीं लगभग 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक यूरोप में ऐसा कल्चरल चेंज हुआ जिसे हिस्टोरियंस रेनेसांस कहकर बुलाते हैं। रेनेसांस का लिटरल मीनिंग होता है रीबर्थ या फिर पुनर्जागरण, और इसी रेनेसांस ने यूरोप को डार्क एज के अंधेरे से बाहर निकालने का काम किया। अब सवाल यह आता है कि आखिर रेनेसांस में ऐसा क्या हुआ जिसने न केवल यूरोप को पुनर्जागृत किया बल्कि ह्यूमन सोसाइटी के इतिहास को भी हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए कहानी को शुरू से समझते हैं। 1095 से 1295 तक क्रिश्चियनिटी और टर्किश इस्लामिक फॉलोअर्स के बीच एक रिलीजियस वॉर चल रहा था, जहां दोनों तरफ से होली प्लेस जेरूसलम को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही थी। हिस्टोरियंस क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के फॉलोअर के बीच छिड़े इसी रिलीजियस वॉर को क्रूसेड्स कहते हैं। यह वो पहला मौका था जब डार्क एज में फंसी यूरोपियन सोसाइटी का इतने मास स्केल पर किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कांटेक्ट हो रहा था, और इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि इसके कारण नए नए विचारों का आदान प्रदान होने लगा, जिसमें रिलीजियस, साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल नॉलेज का आदान प्रदान भी हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इन क्रूसेड्स के कारण ही यूरोपियंस का इंट्रोडक्शन मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशन के मैथमेटिशियन और मैथमेटिकल नॉलेज से हुआ, जो उस समय कई ज़्यादा एडवांस और टेक्निकल थे। ऐसे में इन क्रूसेड्स को यूरोपियन रेनेसांस का एक मीडियम माना जाता है, जिसकी शुरुआत तो रिलीजियस एस्पेक्ट से हुई थी, लेकिन इन क्रूसेड्स के यूरोपियन सोसाइटी पर मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट देखने को मिले। जब 1453 में ऑटोमन टर्क एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया तो विजेंटाइन ग्रीक स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को रोम माइग्रेट होना पड़ा, क्योंकि एक बार फिर दो अलग अलग सिविलाइजेशन का टकराव अपने पीक पर था, और ऐसी कंडीशन में स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को इटली से बेहतर शरण और कहीं नहीं मिल सकती थी, क्योंकि इस समय तक वर्ल्ड बिजनेस में अपनी सेंट्रल पोजीशन के कारण इटली की कुछ पोर्ट सिटीज जैसे वेनिस, फ्लोरेंस एक सिटी स्टेट की तरह दुनिया के सबसे प्रॉस्परस सिटीज में से एक बन चुके थे। यह शहर बाकी यूरोप की तरह ना तो किसी इंटर स्टेट वॉर में उलझे हुए थे और ना ही रोमन कैथोलिक चर्च की डोमिनेंस में थे। और ऐसे में इटली के रिच मर्चेंट्स ने इन ग्रीक रोमन स्कॉलर्स को पैट्रोनेज देने का काम किया, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि अब तक बाकी यूरोप से साइडलाइन हो चुका इटली अब रोमन ग्रीक सिविलाइजेशन की जड़ों में अपनी गोल्डन हिस्ट्री ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जिस पर वो प्राउड फील कर सके। ऐसे में इन इटालियन सिटी स्टेट के रिच मर्चेंट्स से मिली इसी पैट्रोनेज ने आर्ट, पेंटिंग, आर्किटेक्चर और लिटरेचर की फील्ड में ऐसा कमाल कर दिखाया कि इसने आगे जाकर पूरे यूरोप को जागृत करने का काम किया। ऐसे में इटली के रिच मर्चेंट्स ने और बेहतर आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंटिफिक इनोवेशन और लिटरेचर को प्रोड्यूस करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया, जिसके कारण देखते ही देखते इटली ह्यूमन इंडेवर और एफर्ट्स का जीता जागता एग्जाम्पल बन गया। यह बात सही है कि इटली से शुरू हुआ यह रेनेसांस पहले ग्रीक और रोमन स्क्रिप्चर्स और लिटरेचर से ही इंस्पिरेशन लेता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें न्यू थॉट्स का एलिवेशन भी स्टार्ट हो गया, जिसके कारण 14th to 15th सेंचुरी आते आते इस पूरे रेनेसांस की बेस कहे जाने वाली ह्यूमनिज्म फिलोसॉफी भी फोरफ्रंट पर आ चुकी थी। ह्यूमनिज्म में लेटर लाइफ डिविनिटी या गॉडली अफेयर की जगह ह्यूमन सेंट्रिक लाइफ को प्रायोरिटी दी जाती थी, जिसमें धर्म की जगह कर्म को इम्पोर्टेंस दी जाने लगी। ह्यूमन को उसके यूनिवर्स का सेंटर मानते हुए एडुकेशन, क्लासिकल आर्ट, लिटरेचर और साइंस जैसे डाइवर्स फील्ड में ह्यूमन अचीवमेंट को अप्रिशिएट किए जाने लगा।
ऐसे में थियोलॉजी और सुपरस्टिशन की जगह रैशनल थिंकिंग ने ले ली थी। स्वर्ग और नर्क की एनालॉजी की बजाय अब ह्यूमन सोरो, जॉय और लाइफ को जीवन का आधार माना जाने लगा। और यही कारण है कि इस टाइम के फेमस पेंटर्स जैसे डाविंची, मैकेलांजेलो एंड राफेल ने भी चर्चेस और थियोलॉजी की पेंटिंग की जगह न केवल ह्यूमन सब्जेक्ट्स को पेंट किया बल्कि जीसस और मदर मेरी को भी ह्यूमन फॉर्म में डिपिक्ट किया। वहीं लियोनार्डो डा विंची के आर्किटेक्चर में भी ह्यूमनिज्म की छाप देखने को मिली। यही नहीं, यह रेनेसांस ही था जिसने लिटरेचर को एंशिएंट लैटिन, जो उस समय की लैंग्वेज ऑफ द चर्च मानी जाती थी, उसकी जगह लोकल यूरोपियन लैंग्वेज में डेवलप करने का काम किया। फॉर एग्जाम्पल 13th सेंचुरी में डांटे ने अपनी द डिवाइन कॉमेडी इटालियन में ही लिखी, जिसके बाद मैकियावेली ने द प्रिंस, पेट्रार्क ने द लव सोनेट्स भी लोकल वर्नाक्युलर में ही लिखी। लेकिन इसमें रियल रिवॉल्यूशन तो तब आया जब मिड 15th सेंचुरी में जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इनोवेशन कर लिया, जिसके कारण अब आम जनता के बीच भी एजुकेशन और न्यू थिंकिंग को फैलाना आसान हो गया। वहीं दूसरी तरफ आर्ट एंड कल्चर से अलग क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी बढ़ावा दिया गया। 13th सेंचुरी में रॉजर बेकन ने ही मॉडर्न साइंस और मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक्सपेरिमेंटल मेथड्स की नींव रखी थी, जिसके बाद गैलीलियो, निकोलस कॉपरनिकस और जॉन केपलर जैसे साइंस एंथुसियास्ट ने ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडीज दुनिया के सामने रखी जिन्होंने चर्च की एज ओल्ड ट्रेडिशंस को भी हिलाकर रख दिया। और यह हम सबको पता है कि मॉडर्न साइंस और चर्च की खोखली मान्यताओं के बीच टकराव के कारण ही गैलीलियो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह ह्यूमनिज्म की वेव जो इटली से शुरू हुई थी वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई, जिसके कारण आगे जाकर पूरे यूरोप में इंटर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जहां एक दूसरे से ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रॉस्परस होने के साथ साथ कंपटीशन यह भी था कि कौन दूसरे को पीछे छोड़कर एक बेटर आर्ट, लिटरेचर और साइंटिफिक एडवांसमेंट की एक नई इबारत लिखता है। मॉडर्न वर्ल्ड में आने वाला एनलाइटनमेंट और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का फेस इसी रेनेसांस का ही एक आफ्टर इफेक्ट था, जिसने आगे जाकर पूरी दुनिया ही बदल दी। लेकिन इस रेनेसांस के बीच एक ऑफशोर रिलीजियस अवेकनिंग और चेंज भी साथ साथ ही चल रहा था, जिसने यूरोपियन सोसाइटी और यहाँ के रिलीजन को रिफॉर्म करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और यही कारण था कि इस मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं रेनेसांस के पूरक के रूप में देखा जाता है, जिसने यूरोपियन सोसाइटी का सेंटर पॉइंट ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से हटाकर ह्यूमन सेंट्रिक बना दिया था। 13th सेंचुरी से ही चर्च और रिलीजियस कट्टरपंथ के विरोध में आवाज़ें उठने लगी थी, जिसका एक बड़ा कारण यह भी था कि धीरे धीरे यह बात जनता के दिमाग में बैठ चुकी थी कि एक और तो यूरोपियन रोमन कैथोलिक चर्चेस आम जनता से पूरी तरह से गॉड में समर्पित होने की बात कहते, लेकिन दूसरी तरफ चर्च खुद पॉलिटिकल पावर, स्ट्रगल और टैक्सेस के थ्रू सोसाइटी में डोमिनेंट पोजीशन में बने रहने की कोशिश करते। 14th सेंचुरी के मिड में ब्लैक डेथ नाम के प्लेग ने यूरोप की जनता का चर्च और ऑर्थोडॉक्स रिलीजन से मोह भंग कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि 1346 से 1353 तक फैले इस प्लेग में यूरोप की लगभग आधी आबादी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद पहली बार लोगों ने चर्च की फिलोसॉफी और रिलीजियस बिलीफ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। ऐसे में जनता का यह विरोध पुनर्जागरण या रेनेसांस की लहर के साथ तीव्र होता गया। रेनेसांस के बीच सेक्युलरिज्म और ह्यूमनिज्म की आंधी में हालात कुछ यूं बदले और 1500 आते आते सोसाइटी पर चर्च और रोमन कैथोलिक रिलीजन की वो पकड़ नहीं रही जो एक समय पर हुआ करती थी। और वहीं सेक्युलर आर्ट और प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत ने इस आग में घी डालने का काम किया और सेक्युलर आइडियाज़ को पूरे यूरोप में तेजी से फैला दिया, जिसके कारण चर्च के लिए अपना डोमिनेंस और अथॉरिटी को बनाए रखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। और इसी सब के बीच कुछ पावरफुल मोनार्क और रूलर्स ने भी चर्च की यूरोप में फैली सेंट्रलाइज पॉलिटिकल पावर के विरुद्ध बगावत की आवाज़ तेज कर दी।
लेकिन इन सब के बाद भी शायद जनता के बीच चर्च के विरुद्ध सबसे बड़ा वैचारिक विस्फोट तब हुआ जब धीरे धीरे चर्च और उसके प्रीस्ट और दूसरे पदाधिकारियों की विलासिता और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर जनता के सामने आ गया। फॉर एग्जाम्पल, रेनेसांस के बाद यूरोप में बनाए जा रहे आर्टिफैक्ट्स और दूसरे लग्जरी आइटम की खरीद में चर्च सीधे शामिल था और चर्च के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा किए जा रहे वेल्थ एक्यूमुलेशंस और लग्जरियस लाइफस्टाइल से बड़े एम्परर भी पीछे छूट गए थे। यही नहीं, 15th सेंचुरी के पोप अलेक्जेंडर द सिक्स्थ ने खुद यह बात एक्सेप्ट की थी कि वो बहुत सी मिस्ट्रेसेस को अपने साथ रखते थे जिनसे उनके बहुत से बच्चे भी थे। वहीं दूसरी तरफ लोअर क्लर्जी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टीचिंग और प्रीचिंग आइडियाज़ को प्रोपगेट करने की जगह मैरिज, इलिशिएट अफेयर और गैम्बलिंग में डूब गए थे। इन सब के चलते लेट 1300 और अर्ली 1400 में इंग्लैंड के जॉन वाइक्लिफ और बोहेमिया के यान ह्यूज बोहेमिया ने आम जनता के बीच चर्च रिफॉर्म की वकालत शुरू कर दी। उनका मानना था कि अब चर्च केवल आम जनता से कमाई का जरिया बनकर रह गया है। साथ ही उन्होंने चर्च के द्वारा लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को भी बेचे जाने का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जिक्र बाइबल में देखने को नहीं मिलता। चर्च की क्लर्जी द्वारा लेटर ऑफ इंटेलिजेंस कहे जाने वाले एक तरह का डॉक्यूमेंट बेचा जाता था, जिसके बारे में यह कहा जाता था जो भी इन लेटर ऑफ इंटेलिजेंस को खरीदेगा वो सिन के वर्डन से मुक्त हो जाएगा। ऐसे में इन्होंने पोप और दूसरे चर्च लीडर्स की बजाय बाइबल को लाइट ऑफ द वर्ल्ड माने जाने को लेकर आंदोलन स्टार्ट किया। वहीं इस आंदोलन को 1500 में दूसरे क्रिश्चियन ह्यूमनिस्ट जैसे डेसिडेरियस इरासमुस और थॉमस मोर का भी सपोर्ट मिला। वहीं दूसरी तरफ प्रिंटिंग प्रेस के आ जाने से रोमन लैंग्वेज में लिखी हुई बाइबल का लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन लार्ज स्केल पर स्टार्ट हो चुका था और इसका रिजल्ट यह हुआ कि अब आम जनता रिलीजियस टीचिंग के लिए प्रीस्ट और क्लर्जी पर डिपेंडेंट नहीं थी, बल्कि अब वो खुद बाइबल को पढ़ और समझ सकती थी। ऐसे में रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का स्टेज धीरे धीरे तैयार होना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन इसके मेन कैरेक्टर का सेंट्रल स्टेज पर आना अभी भी बाकी था। इन सारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फोर्सेस के बीच जर्मनी, जो उस समय बहुत से कॉम्पिटिंग स्टेज में डिवाइडेड था, वहाँ रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में एक नई चिंगारी ने जन्म लिया जो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गया। उस समय जर्मनी के विघटित होने के कारण यहाँ पर पोप या एम्परर के लिए एक कलेक्टिव सेंट्रल अथॉरिटी इम्पोज करना मुश्किल था। ऐसे में 1517 में अराइज हुआ जर्मनी के एक मंक मार्टिन लूथर का, जिन्होंने कैथोलिक चर्च और पोप की मोनोपोली के अगेंस्ट एक कैंपेन स्टार्ट कर दिया। मार्टिन लूथर का मानना था कि गॉड में फेथ रखने वाले सब बराबर हैं, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को गॉड से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने और बाइबल को इंटरप्ट करने के लिए किसी भी प्रीस्ट की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने फॉलोअर्स को केवल गॉड और बाइबल पर भरोसा करने और उसी को फॉलो करने का उपदेश दिया। उनके अकॉर्डिंग किसी को भी साल्वेशन तभी मिल सकता है जब वो गॉड और उनके फॉरगिवनेस के गिफ्ट पर फेथ रखे। मार्टिन लूथर के इसी कैंपेन ने रोमन कैथोलिक रिलीजन के आडंबर से भरे पंथ पर गहरी चोट की, और इसी तरह स्विट्जरलैंड में लूथर के आइडियाज़ को उल्रिक zwingli और जॉन कैल्विन ने पॉपुलराइज किया, और इसके चलते जल्द ही जर्मनी और स्विट्जरलैंड के चर्चेस ने पॉप और कैथोलिक चर्च से अपना संबंध तोड़ लिया। स्टार्टिंग में तो बहुत से रूलर्स जैसे होली रोमन एम्परर चार्ल्स द फिफ्थ और ख़ास तौर पर पॉप लेड रोमन कैथोलिक चर्चेस जैसे पॉप लियो द 10th के अंडर मार्टिन लूथर का खतरनाक विरोध हुआ और उनकी आवाज़ को हर पॉसिबल वे में दबाने की कोशिश की गई। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी के बीच मर्चेंट क्लास और फार्मर्स के सपोर्ट से यह प्रोटेस्ट बहुत तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया। यहाँ तक कि बहुत से रूलर्स ने तो खुद को रोम में इस्टेब्लिश कैथोलिक चर्च की अथॉरिटी से मुक्त करने के लिए प्रोटेस्टेंट्स का सपोर्ट किया, और इसका रिजल्ट यह हुआ कि यूरोप के कैथोलिक चर्चेस ने प्रोटेस्टेंट को उनके तरीके से
वर्शिप करने की आज़ादी दे दी। इन प्रोटेस्टेंट चर्चेस में सर्मन डिलीवर करने के लिए पहले की तरह एलिटिस्ट लैटिन की बजाय लोकल लैंग्वेजेस का यूज़ किया गया, जिससे लोकल पब्लिक में यह और भी ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलर हुआ। वहीं 1529 में इंग्लैंड के रूलर हेनरी द एट्थ ने रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट बुलाकर पोप से अपना रिलेशन तोड़ दिया और साथ ही यह डिक्लेयर किया कि फ्यूचर में इंग्लैंड के रूलर्स, चाहे वो किंग होंगे या क्वीन, हेड ऑफ द चर्च होंगे। और इसका रिजल्ट यह हुआ कि कैथोलिक चर्चेस भी इस रिफॉर्मेशन मूवमेंट के आइडिया से अपने आप को नहीं बचा सके और उन्होंने खुद को ही अंदर से रिफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद स्पेन और इटली में चर्च मैन ने सिंपल लाइफ एंड सर्विस ऑफ पुअर को एम्फसाइज करना शुरू कर दिया। ऐसे में हम देख सकते हैं कि रिफॉर्मेशन मूवमेंट ने स्टेट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को चर्च और रिलीजन से डिसोसिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके कारण आगे चलकर मॉडर्न वर्ल्ड के सेक्युलर नेशन स्टेट का अराइज होना स्टार्ट हुआ। यही नहीं, रोमन कैथोलिक चर्चेस की एक सिंगल अथॉरिटी से मुक्त होकर इन यूरोपियन कंट्रीज में नेशनैलिटी की लहर चल पड़ी। ऐसे में अगर हम इस स्टोरी के टुकड़ों को जोड़कर देखें तो हमें मिलेगा कि रेनेसांस में इमर्ज हुए नए ह्यूमन सेंट्रिक आइडियाज़ और रिफॉर्मेशन में डेवलप हुए सेक्युलर स्टेट के कॉन्सेप्ट ही थे जिन्होंने आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से ह्यूमन सोसाइटी ने मिडाइवल से मॉडर्न वर्ल्ड में कदम रखा।